Hello everyone, welcome to the Daily Current Affairs Shorts initiative by Prep IAS. Under this initiative, we cover the important topics that have been in the news currently and which are important for your civil services preparation. इन वीडियोस को हम बहुत ही शॉर्ट रखते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 15 मिनट्स, और इसके साथ ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस MCQs. So stay till the end and try to answer the MCQs. Right, so let's start with today's topics. So these are the topics that we will be covering today. So let's start with the first topic. E-Safer Initiative. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च कर दिया है ई-सेफर इनिशिएटिव. इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जो रूरल विमेन है उनकी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. राइट, सो इन दिस टॉपिक विल टेक अ लुक एट दिस इनिशिएटिव, इट्स नीड एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस प्रोग्राम इज. जो ई-सेफर इनिशिएटिव है ये एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर विमेन इन रूरल एरियाज़. और ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये वर्क करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA इस फ्रेमवर्क के अंडर वर्क करता है. तो ये जो ISEA प्रोजेक्ट है या फिर ISEA फ्रेमवर्क है ये साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडिया में एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है और इसके अंडर सिर्फ विमेन को टारगेट करता हुआ, वो भी रूरल विमेन को टारगेट करता हुआ जो प्रोग्राम है वो है ई-सेफर. और ये अपने आप में एक कम्युनिटी ड्रिवन और पीयर लर्निंग अप्रोच फॉलो करेगा ई-सेफर जो इनिशिएटिव है. लेकिन इसकी अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो उसको ऐसे समझिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे इनफॉर्मल वर्कफोर्स है इंक्लूडिंग विमेन वो धीरे धीरे अब हमारे फॉर्मल सिस्टम में आते जाए. हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, जो पेमेंट गेटवेज बने हुए हैं, मॉडल्स बने हुए हैं डिजिटल, उनको अब वो यूज़ करना शुरू करें. राइट, ऐसे हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं. कल ही हमने वीडियो में देखा था जो वुमनिया इनिशिएटिव, ये सब डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ा रहा है खास करके विमेन और रूरल विमेन के बीच में. लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा थ्रेट भी एसोसिएटेड है और वो है साइबर फ्रॉड का. तो जब हम ये डिजिटल सिस्टम रूरल विमेन तक पहुंचा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोएक्टिवली उनको साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में भी समझाएं और उन्हें ये बताएं कि कैसे वो सिक्योरली इन डिजिटल सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हैं. और इसी नीड को फुलफिल करने के लिए लॉन्च किया गया है ई-सेफर इनिशिएटिव. इस इनिशिएटिव में इनको साइबर सेफ प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. तो इसमें एक जो अप्रोच फॉलो की जा रही है वो है साइबर सखी अप्रोच. ठीक है, ये एक पीयर लेड अप्रोच होगा. इसका मतलब क्या कि कुछ विमेन को ट्रेन किया जाएगा और वो बन जाएंगी साइबर सखी. अब ये जो साइबर सखीज हैं ये फर्दर ट्रेनिंग देंगी अपने पीयर्स को, अपने कलीग्स को जिनको इसकी अभी उतनी जानकारी नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी लेवल पे यहाँ पे नॉलेज इम्पार्ट किया जा रहा है. अब यहाँ पे जो पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी है वो दी गई है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग को, यानी कि CDAC को दी गई है, जो कि कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है. ये ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी होगा कंटेंट एंड इट हैज़ बीन टेलर्ड फॉर डाइवर्स लिटरेसी लेवल्स, यानी कि कितने भी पढ़े लिखे हों हर किसी लेवल के लिए इनमें ट्रेनिंग मॉड्यूल अवेलेबल है. फोकस किया जाएगा इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, और जो रूरल एरियाज है वहाँ पे फोकस रहने वाला है इस इनिशिएटिव का. और होपफुली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हमारे ग्रास रूट लेवल से जाके साइबर सिक्योरिटी की एक हैबिट डेवलप करेगा इन विमेन में एंड होपफुली विल बी एबल टू कर्ब द साइबर फ्रॉड एट द वेरी स्टार्टिंग लेवल इटसेल्फ. चलिए, तो आपको इसमें से याद रखना है इनिशिएटिव का नाम क्या है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, फिर यहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल कौन अवेलेबल करा रहा है, कौन सी बॉडी अवेलेबल करा रही है, और एक दो फीचर्स इस इनिशिएटिव से जुड़े हुए. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. द नेक्स्ट टॉपिक इज विंडफॉल टैक्स. वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है उसके कारण लगातार ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं. अब इसका इंडिया पे इम्पैक्ट ना पड़े इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दिया है फ्यूल एक्सपोर्ट्स पे विंडफॉल टैक्स. राइट, तो क्या होता है ये विंडफॉल टैक्स, क्यों इसको लगाया जाता है, फिर कितने ड्यूरेशन के लिए इसको लगाया जा सकता है, और इस टैक्स के लगने के इम्पैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी के ऊपर, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस टॉपिक में आंसर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. जब विंडफॉल टैक्स की बात की जाती है तो ये सिर्फ तभी लगाया जाता है जब एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स कोई कंपनी अर्न कर रही है, लेकिन ये अर्न कर रही है किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण. अब क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर? तो ये हैं ग्लोबल डिसरप्शंस, जैसे कि वॉर का केस है या फिर किसी कारण से ब्लॉकेड आ गया और सप्लाई रुक गई है. तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की क्रूड ऑयल की सप्लाई या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई रुक गई है. इसका मतलब आर्टिफिशियली अब इन्फ्लेट होने लग गई हैं ऑयल की प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसे केस में अगर कोई कंपनी है जिसके पास ऑयल का स्टॉक है वो अब अपना अगर इस ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू करती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है. इस एक्सेप्शनल प्रॉफिट को ही रोकने के लिए लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स. अब हम यहाँ पे क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये जो विंडफॉल टैक्स है किसी भी कमोडिटी पे लग सकता है ना. ये फूड कमोडिटीज़ पे भी लग सकता है, राइस व्हीट वगैरह पे भी लग सकता है.
लेकिन हिस्टोरिकली ऑब्जर्व किया गया है कि ये क्रूड ऑयल के ही केस में लगा है, क्योंकि यूजुअली सप्लाई रूट में कोई डिसरप्शन होती है या वॉर होती है, इसके कारण ये वाली स्थितियाँ पहले भी बनी हैं। और इसलिए जब विंडफॉल टैक्स की बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर की ही बात होती है। तो अब इस टैक्स को लगाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंडिया में अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो ऑयल इंपोर्ट कर रही है गल्फ कंट्रीज से, ठीक है। अब उसके पास ऑयल का स्टॉक आ गया, ये बिल्कुल बेसिक क्रूड ऑयल है जो अभी रिफाइन नहीं हुआ है। अब ये कंपनी इसको रिफाइन कर लेती है और अब वो इसको सेल करने जा रही है मार्केट में। तो जब ये सेल करने जाएगी तो पहले तो इंडिया में ही सेल करेगी डोमेस्टिकली, और फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको वो एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। रिफाइंड ऑयल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाली है। लेकिन इस बीच शुरू हो जाता है वॉर और सप्लाई डिसरप्ट होने लगती है। अब उस कंपनी के पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑयल स्टॉक है, इसके अलावा वो कुछ जो इंपोर्ट करके अभी रिफाइन कर रही है वो वाला ऑयल स्टॉक है, फिर कुछ वो इंडिया में ही एक्सट्रैक्ट करने के अपने प्लांट बना के रखी है, वहाँ से भी उसके पास कुछ ऑयल स्टॉक है। तो इसका टोटल जो ऑयल स्टॉक है वो पहले की तुलना में कम है, लेकिन अभी भी उसके पास अच्छा खासा ऑयल स्टॉक है जिसको वो रिफाइन कर ले रही है। अब रिफाइन करने के बाद कंपनी ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में भी ज़्यादा है, पर इंडिया में गवर्नमेंट इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही है ना। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं हमारे पास जिससे हम लोग उसको नॉर्मलाइज करके रखें, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उनको ये लगा कि अगर हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया में डोमेस्टिकली सेल करने के। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, ये कोशिश करेगी कि ये पूरा का पूरा अपना स्टॉक है उसको एक्सपोर्ट कर दे। लेकिन इससे इंडिया में क्या होगा, इंडिया में हमारे पास ऑयल स्टॉक ही कम हो जाएगा जो हम डेली यूज़ करते हैं उसकी तुलना में, क्योंकि ये कंपनी अचानक से ऑयल सप्लाई करना बंद कर देगी। अब ऐसा अगर एक कंपनी के तो ठीक है, अगर बहुत सारी कंपनी ऐसे ही करने लगी, क्योंकि हर किसी को यहाँ प्रॉफिट चाहिए, तो इंडिया में ऑयल का शॉर्टेज होने लगेगा। फिर इसके कारण क्या होगा, इंडिया में भी प्राइस राइज होने लगेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट इस प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और प्राइस राइज भी होने लगेगा। तो इस पूरे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट लेके आती है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स में क्या होता है कि अब ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, और ये टैक्स इतना ज़्यादा होगा कि जो इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला था उस पूरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ये गवर्नमेंट के पॉकेट में भेज देगा। तो कंपनी के लिए वर्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है अब उस ऑयल को एक्सपोर्ट करने का। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने उसको जो इंसेंटिव मिल रहा था इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और इसको फोर्स कर रहा है कि अब ये आप डोमेस्टिकली हमको प्रोवाइड कीजिए पहले। और ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है, जैसे वॉर की सिचुएशन में या सप्लाई डिसरप्शन आ गई बहुत मेजर, तभी किया जाता है। तो ये करके गवर्नमेंट इंश्योर कर लेती है कि हमारी जो पहले डोमेस्टिक सप्लाई है वो हमारी नीड्स फुलफिल हो जाए, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तब विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाला पॉइंट देख लीजिए, सिलेक्टिव रिलीफ वाला, कि अगर कोई कंपनी है उसको एग्जेम्पशन और कंसेशन भी दिए जा सकते हैं इफ़ दैट कंपनी और दैट प्रोड्यूसर मीट्स डोमेस्टिक सप्लाई ऑब्लिगेशंस। तो अगर उन्होंने अपने डोमेस्टिक सप्लाई की जो ऑब्लिगेशन है जो नेचुरली फुलफिल करते हैं उसको उन्होंने फुलफिल कर दिया है, तो उनको एग्जेम्पशन और कंसेशन दिया जाएगा इस विंडफॉल टैक्स में कि अब वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 100% प्रॉफिट उनको पॉकेट नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अ लार्ज चंक ऑफ प्रॉफिट वो अपने पास रख सकते हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रही है इस विंडफॉल टैक्स से। इस रेवेन्यू को यूज़ करके वो क्या कर सकती है कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है या डोमेस्टिक प्राइसेस हैं फ्यूल के, उसको वो स्टेबलाइज कर सकती है। और वैसे भी अगर सप्लाई साइड इशू आया हुआ है तो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में भी ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो गवर्नमेंट इस जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है इसकी विंडफॉल टैक्स से, उस पैसे को यूज़ करके अपने ऑयल प्राइसेस जो इंपोर्ट करने के कारण आ रहे हैं उनको भी मैनेज कर सकती है, राइट। तो ये था विंडफॉल टैक्स, और इसको गवर्नमेंट ने फिलहाल लगा दिया है इंडियन कंपनीज के ऊपर जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग के बिजनेस में है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपोर्टिंग की ही बात हो रही है ना, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तभी ये वाला विंडफॉल टैक्स लग रहा है, इंपोर्टिंग के केस में ये वाला नहीं लगता है। तो ये की डिफरेंस है, इसको भी याद रखिएगा। अब चले आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। द नेक्स्ट टॉपिक इज रायमोना नेशनल पार्क। तो असम के रायमोना नेशनल पार्क के पास गेको की एक नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है, और इस स्पीशीज का नाम है सर्टोडैक्टिलस रायमोनाएंसिस। तो देख लेते हैं स्पीशीज के बारे में, और फिर जो ये रायमोना नेशनल पार्क न्यूज़ में है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्टोडैक्टिलस रायमोनाएंसिस, तो ये जो रायमोना है ये इस रायमोना नेशनल पार्क के कारण इसका नाम पड़ा है। और इसकी खासियत ये है कि इसके जो टोज़ हैं वो बेंट हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कर्व्ड टोज़ हैं, ये उसको हेल्प करते हैं रॉकी और फॉरेस्टेड सर्फेसेस में ग्रिप बनाने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को अभी पता भी नहीं है, इसकी स्टडी की जाएगी। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रायमोना नेशनल पार्क, एंड द स्पीशीज हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर दिस नेशनल पार्क। तो चलिए देख लेते हैं इस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा। ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये नॉर्थ वेस्टर्न असम में लोकेटेड है। एक बार मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए असम के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है ये रायमोना नेशनल पार्क। और ये आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एनिमल बना हुआ है,
ये एनिमल है गोल्डन लंगूर, जो कि इस पार्क की स्पेशलिटी है। तो चलिए वापस आ जाते हैं इस पार्क के बारे में। ये फुट हिल्स में लोकेटेड है ईस्टर्न हिमालयाज़ के, और ये इंडिया भूटान बॉर्डर पे लोकेटेड है, तो हमने मैप में भी देख लिया। फिर यहाँ से जो रिवर सिस्टम्स फ्लो करती हैं उसमें एक तो है संकोश रिवर, एक है सरलभंगा रिवर और एक है पेकुआ रिवर। अब यहाँ की अगर वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं मॉइस्ट साल फॉरेस्ट और सब हिमालयन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि हिमालयन फुट हिल्स में लोकेटेड है, वो भी ईस्टर्न हिमालय में, तो हम लोग को पता है कि ये हैवी रेनफॉल वाला जोन है, तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। अब यहाँ के फौना की बात करें तो यहाँ पे जो पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ वो है गोल्डन लंगूर, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। फिर इसके अलावा एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर भी यहाँ मिलते हैं, राइट। तो इस टॉपिक से इतना ही है। आपको बस ये याद रखना है कि जो रायमोना नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। क्यों अभी न्यूज़ में था? क्योंकि एक नई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है गेको की, और उस गेको स्पीशीज़ के नाम में ही रायमोना इंसिस है, और यहाँ की जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ है उसको भी याद रखिएगा। चलिए तो अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज एक्सरसाइज डस्ट लिक। एन इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ लेफ्ट फॉर द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्ट लिक। तो क्या है ये एक्सरसाइज डस्ट लिक, किन दो कंट्रीज़ के बीच ये होती है, इस बार कहाँ होस्ट की जा रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसके होने की, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो ये जो एक्सरसाइज डस्ट लिक है एक बायलैटरल मिलिट्री ड्रिल है। किसके किसके बीच होती है? तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, और जो इसका वेन्यू है वो चेंज होते रहता है हर ईयर इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। इस बार उज्बेकिस्तान में ये एक्सरसाइज होल्ड की जा रही है, गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया, नमनगाम, उज्बेकिस्तान में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स सेम ही रहती हैं कि आपको डिफेंस कोऑपरेशन इंप्रूव करना है, फिर कंबाइंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है, कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क डेवलप करना है, राइट, और इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, और रीजनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। आपको बस याद रखना है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, इस बार का इनका वेन्यू कौन सा है, और इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है। चलिए तो इतना सही था ये टॉपिक। अब आ जाते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विंडफॉल टैक्स। It is imposed on extraordinary profits earned by companies due to external factors such as surge in global crude oil prices. It is imposed on imported goods to protect consumers from rising prices during global crisis. तो क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज इम्पोज्ड ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स अर्नड बाय कंपनीज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सर्ज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये केस सिनेरियो भी दे दिया और बिल्कुल करेक्टली इसने डिफाइन किया है जो विंडफॉल टैक्स है वो कब लगाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इट इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम राइजिंग प्राइसेस ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस। इसको हो सकता है आप स्टेटमेंट को पढ़ के तुरंत इसको राइट टिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या बोला जा रहा है कि कंज्यूमर को राइजिंग प्राइसेस से और ग्लोबल क्राइसिस से प्रोटेक्ट करना है, जो कि सुनने में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है और हाँ इसका ऐसा ऑब्जेक्टिव है ये हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, इम्पोर्टेड गुड्स की बात की गई है, जबकि हमने जब इस टॉपिक को भी पढ़ा है तो साफ इसमें लिखा हुआ है कि वो इम्पोर्टेड नहीं सिर्फ एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ के लिए वाला होता है, यानी कि जो ऑयल आप एक्सपोर्ट करने वाली हैं इंडियन कंपनीज उनके ऊपर ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है ना, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर नहीं लगाया जाता है। इसका ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग और इसका आंसर हो गया ए। चलिए तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दिस नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग स्पीशीज सच एज गोल्डन लंगूर, Asian elephant and Bengal tiger. The Sankosh River is associated with this park, forming an important part of its landscape. Recently, a new species of band-toed gecko was discovered in this region, highlighting its ecological significance. Which national park is being referred to? तो अभी तो आपने तुरंत ये टॉपिक पढ़ा है इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो गया इसको आंसर करना, लेकिन फ्यूचर में याद रखिएगा ये जो गोल्डन लंगूर जो इसकी की स्पीशीज़ है, फिर एक जो नया यहाँ पे बैंड टोड गेको मिला है, ताकि एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो मेरे ख्याल से आंसर आपको पता है, आंसर इज डी, रायमोना नेशनल पार्क की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे। होपफुली ये इनिशिएटिव आपको हेल्प कर रहा है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, एंड आई विल सी यू टुमारो विथ मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। टिल देन टेक केयर।